बच्चों, कैसे हो आप सभी? बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रिया, वर्ब। तो बच्चों, क्रिया क्या होती है? देखिए बच्चों, आप अपने दिन भर में बहुत सारे काम करते हो, तो उन सभी कामों को हम क्या कहते हैं? क्रिया। और बच्चों, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अपने आप हो जाते हैं। ऐसे कौन कौन से काम हैं? जैसे कि बच्चों, हमारा सांस लेना, हमारी पलकों का झपकना, सूरज का निकलना, चांद का निकलना। तो बच्चों, ये भी सारी काम ही तो हैं, लेकिन ये ऐसे काम हैं जो अपने आप होते हैं। तो बच्चों, किसी भी काम के करने या होने को हम क्या कहेंगे? क्रिया। आइए बच्चों, पढ़ते हैं चैप्टर। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, छात्र लिख रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में कुछ ना कुछ काम के होने का पता चल रहा है। जैसे पहले वाक्य में अध्यापक द्वारा पढ़ाने का काम हो रहा है, दूसरे वाक्य में छात्रों द्वारा लिखने का काम हो रहा है। अतः पढ़ा रहा है तथा लिख रहे हैं, ये क्रियाएं हैं। तो बच्चों देखिए, अध्यापक पढ़ा रहा है, छात्र लिख रहे हैं, इन दोनों में ही क्या हो रहा है? कोई ना कोई काम हो रहा है, इसलिए ये क्या हुए? क्रिया। नेक्स्ट आगे आइए। क्रिया एक विकारी शब्द है। इसका रूप लिंग, वचन, कारक व काल के अनुसार बदलता रहता है। जैसे लिंग के अनुसार अजय खाना खा रहा है, दीपा खाना खा रही है। तो बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि जो क्रिया है ये एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द वो होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन और कारक के कारण बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिंग के कारण देखिए खा रहा है और खा रही है। इसके बाद वचन के अनुसार लड़का क्रिकेट खेल रहा है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये वचन के अनुसार भी बदल गया। इसके बाद है बच्चों कारक के अनुसार, वर्षा ने कविता लिखी। और बच्चों दूसरा है वर्षा द्वारा कविता लिखी गई। तो ये कारक के अनुसार चेंज हो गया। अब है काल के अनुसार, मैं विद्यालय जा रहा हूं, मैं कल भी विद्यालय गया था। तो यहाँ पर भी चेंज हो गया, काल के अनुसार हो गया ये। तो इसीलिए इसको क्रिया को कैसा शब्द माना जाता है? विकारी। चलिए विशेष देखिए। अब क्रिया के अभाव में वाक्य अपूर्ण रहते हैं। कुछ क्रियाएं की जाती हैं परंतु कुछ क्रियाएं स्वयं होती रहती हैं। जैसे माँ खाना बना रही हैं, यहाँ माँ द्वारा क्रिया की जा रही है। झरनों से पानी गिर रहा है, यहाँ क्रिया स्वयं हो रही है। धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसके साथ प्रत्यय जोड़कर अन्य क्रिया शब्द बनाते हैं। लिख जमाना लिखना, पढ़ जमाना पढ़ना, लिख जमाता लिखता, पढ़ जमाता पढ़ता। तो बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया है? विशेष में बोला गया है कि कोई भी जो वाक्य है वो क्रिया के अभाव में, कहने का मतलब है अगर उस वाक्य में क्रिया नहीं है तो वाक्य अपने आप में अधूरा है। और बच्चों कुछ क्रियाएं की जाती हैं परंतु कुछ क्रियाएं स्वाभाविक ही अपने आप ही हो जाती हैं। जैसे माँ खाना बना रही है और झरनों से पानी गिर रहा है। तो बच्चों खाना बनाने की जो क्रिया है उसे तो माँ कर रही है, लेकिन झरनों से जो पानी है वो खुद ही गिर रहा है। अगला है बच्चों धातु। धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है और इसके साथ प्रत्यय जोड़कर अन्य क्रिया शब्द बनाए जाते हैं। देखिए बच्चों, जैसे लिख जमाना लिखना, पढ़ जमाना पढ़ना, लिख जमाता लिखता, पढ़ जमाता पढ़ता। अगर बच्चों ये शब्द हटा दिए जाएं, लिख, पढ़, पढ़, तो बच्चों ये सारे ही शब्द क्या होंगे? क्रिया का मूल रूप, जिन्हें हम धातु कहते हैं। क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ रूट। क्रियाओं का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। सबसे पहला है बच्चों कर्म के आधार पर, वर्ब बेस्ड ऑन फंक्शन। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक का सामान्य अर्थ होता है कर्म के साथ, अर्थात जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, लड़की निबंध लिख रही है।
उपर्युक्त वाक्यों में खेल रहे हैं तथा लिख रही है क्रिया है। लड़के तथा लड़की काम को करने वाले अर्थात कर्ता हैं। फुटबॉल तथा निबंध शब्द कर्म है। इन्हीं शब्दों पर अर्थात कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया है। चलो देखिए बच्चे, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म भी पाया जाता है। इसका मतलब ही है, सकर्मक का मतलब है कर्म के साथ, अर्थात जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी पाया जाए तो बच्चों उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। और बच्चों इन क्रियाओं में एक चीज और है, इनमें क्या है? इनमें क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता है। देखिए, जैसे उदाहरण देखिए, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये जो फुटबॉल है ये कर्म है। लड़की निबंध लिख रही है, ये जो निबंध है ये क्या हो गया? आपका कर्म। अब देखिए, सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया के निम्नलिखित दो भेद हैं। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं का केवल एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे रिया पुस्तक पढ़ती है, रोहन अंगूर खा रहा है। यहाँ पुस्तक तथा अंगूर एक ही कर्म है। द्विकर्मक क्रियाएं, जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे माँ ने गरीब को रोटी खिलाई, दादी ने बच्चों को मिठाई दी। यहाँ पहले वाक्य में गरीब व रोटी तथा दूसरे वाक्य में बच्चे व मिठाइयाँ दो कर्म हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला गया है एक कर्मक और द्विकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रिया के ही पाठ हैं। एक कर्मक में एक ही कर्म पाया जाएगा और द्विकर्मक में दो कर्म पाए जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, रिया पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पर एक कर्म हो गया पुस्तक। रोहन अंगूर खा रहा है, अंगूर यहाँ पर कर्म हो गया, और दोनों में आपने देखा एक एक कर्म था। अब बच्चों, द्विकर्मक क्रियाओं में क्या होता है? दो कर्म पाए जाते हैं। देखिए, जैसे माँ ने गरीब को रोटी खिलाई, तो यहाँ पर गरीब और रोटी। ऐसे ही दादी ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, बच्चों और मिठाइयाँ, ये हो गए दो कर्म, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? द्विकर्मक क्रियाएं। अगला है बच्चों अकर्मक क्रिया। अकर्मक का सामान्य अर्थ होता है बिना कर्म के, अर्थात जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं का प्रभाव किसी दूसरे पे ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है। जैसे लक्षित हंसता है, सूरज छिप रहा है। उपर्युक्त वाक्य में हंसना क्रिया का फल लक्षित पर तथा छिपना क्रिया का फल सूरज पर पड़ रहा है तथा इन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म ना हो उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और बच्चों, यहाँ पर क्रिया का जो प्रभाव है सीधे कर्ता पर पड़ता है। देखिए, जैसे लक्षित हंसता है, तो हंसता है, इसका प्रभाव सीधा किस पे पड़ रहा है? लक्षित पर। तो बच्चों, ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। चलिए आगे आइए। आगे है सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान। अब कैसे पहचानेंगे आप इन्हें? क्रिया में क्या, किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर प्राप्त होता है तो क्रिया सकर्मक है, और यदि उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक है। जैसे सोहन आम खाता है, प्रश्न सोहन क्या खाता है? उत्तर आम। तो बच्चों, मिला ना आपको यहाँ पे प्रश्न का जवाब? रमा ने कविता लिखी, प्रश्न रमा ने क्या लिखी? उत्तर कविता लिखी। यहाँ भी हमें प्रश्न का जवाब मिला। चलिए, अतः उत्तर प्राप्त होने के कारण ये सकर्मक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट, बच्चा हंसता है, प्रश्न बच्चा क्या हंसता है? उत्तर मिला? कोई उत्तर नहीं मिला। बच्चा खेलता है, प्रश्न बच्चा क्या खेलता है? क्या कोई उत्तर मिला? नहीं मिला। अतः उत्तर प्राप्त ना होने के कारण ये अकर्मक क्रियाएं हैं। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रियाओं को 6 भागों में बांटा गया है। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे सामान्य क्रिया।
जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे सिमरन हंसी, नेहा पढ़ी, किसान ने सिंचाई की। तो बच्चों, जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो क्या होगी? सामान्य क्रिया। अगला है संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हम आगरा गए थे, नानी जी आ गई हैं, अध्यापिका पढ़ा रही हैं। तो बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि दो या दो से अधिक धातुओं से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे देखिए, आ गई हैं, पढ़ा रही हैं। अगला है बच्चों नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाने से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे औरतें बैठकर बतिया रही हैं, सोहन पड़ोसी की दुकान हथियाना चाहता है। तो बच्चों, यहाँ पर बोला गया है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? नाम धातु क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है या करने की प्रेरणा देता है वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पिताजी ने बेटे से आम मंगवाए, अध्यापक ने ध्रुव से काम करवाया। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं शामिल होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी अपने बेटे को पढ़ाते हैं, मोनिका पक्षियों को दाना डालती है। ख, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मां नौकरानी से सफाई करवाती है, हंसिका दर्जी से कपड़े सिलवाती है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर है प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। सबसे पहले तो आपको प्रेरणार्थक क्रिया पता होना चाहिए किसे कहते हैं। इन क्रियाओं में जो करता है वो स्वयं कार्य ना करवाकर किसी दूसरे से कार्य करवाता है या फिर उसे करने की प्रेरणा देता है। अब बच्चों, सबसे पहला है प्रथम प्रेरणार्थक। इसमें क्या है? इसमें कर्ता स्वयं शामिल होकर कार्य को करने की प्रेरणा दे रहा है। जैसे कि पिताजी अपने बेटे को पढ़ाते हैं, मोनिका पक्षियों को दाना डालती है। द्वितीय में क्या है बच्चों? द्वितीय में कर्ता कार्य को स्वयं न कर किसी और से करवाने के लिए उसे प्रेरित कर रहा है। जैसे कि देखिए, मां नौकरानी से सफाई करवाती है, हंसिका दर्जी से कपड़े सिलवाती है। चलिए नेक्स्ट आइए। अब बच्चों, यहाँ पर है प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण। मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। करना, कराना, करवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। गिरना, गिराना, गिरवाना। देखना, दिखाना, दिखवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। अब बच्चों, अगला है पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे माताजी ने सब्जी काटकर बनाई, दर्जी ने कपड़ा काटकर सिलाई की, परीक्षा में पढ़कर जाना चाहिए, रामू दौड़कर आया। तो बच्चों, पूर्वकालिक क्रियाएं वो होती हैं जो क्या होती हैं? मुख्य क्रिया से पहले होती हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। माताजी ने सब्जी काटकर बनाई, अब बनाने की क्रिया करी है ना, मेन क्रिया बनाने की है, तो उससे पहले भी एक क्रिया हुई है काटकर। दर्जी ने कपड़ा काटकर सिलाई की, सिलाई करने की क्रिया हुई, लेकिन उससे पहले कपड़े को क्या करना पड़ा? काटना पड़ा। तो बच्चों, इन्हें कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट है कृदंत क्रिया। जो क्रियाएं क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनती हैं उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ जमा ता पढ़ता, लिख जमा कर लिखकर, चल जमा आ चला। तो बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि ऐसी क्रियाएं जो प्रत्यय लगाकर बनती हैं उन्हें आप क्या बोलेंगे?
कृदंत क्रिया। चलिए, सभी को समझ आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास करें। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो बच्चों क्या देंगे आप इसमें? ऐसे शब्द जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हो, बच्चे खाना खा रहे हैं, सूरज पूरब से निकलता है। अब आगे आइए बच्चों, देखिए जितने भी क्वेश्चन बचे हैं ये सारे आप खुद से करेंगे। ख, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर कौन सी क्रिया है, नाम लिखिए। मालिक ने नौकर को पैसे दिए। तो बच्चों देखिए, पहली बात तो ये सकर्मक क्रिया है, और सकर्मक के भी दो भेद पड़े थे, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं द्विकर्मक। चलिए नेक्स्ट है ग, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयोग के आधार पर क्रिया के सही भेद पर सही का चिन्ह लगाइए। अध्यापिका ने बच्चों से कविता पढ़वाई। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट देखिए घ, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। क्रिया को 3 आधारों पर बांटा गया है। तो बच्चों इसमें गलत आएगा, क्रिया को केवल 2 आधारों पर बांटा गया, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। आगे है ड, निम्नलिखित वाक्यों से कर्ता कर्म तथा क्रिया शब्दों को अलग अलग छांटकर लिखिए। वाक्य कर्ता कर्म क्रिया। माताजी खाना बना रही हैं। तो कर्ता क्या हुआ यहाँ पे? माताजी। कर्म क्या हुआ? खाना। और क्रिया क्या हुआ? बना रही हैं। इस तरीके से ये करना है आपको। आगे आइए, अगला है क्रियात्मक गतिविधि। नीचे दी गई वर्ग पहेली से क्रिया शब्दों को छांटकर उन्हें अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों सबसे पहला है, जैसे एक मैं बता देती हूँ आपको, वैसे तो आपको ये खुद करना है, एक्टिविटी है। जैसे हो गया दौड़ना, तो यहाँ पर लिखेंगे दौड़ना, और यहाँ पर लिखें छोटे बच्चों को दौड़ना बहुत पसंद होता है, या हमें रोड पर दौड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इसको आप खुद करेंगे। तो चलिए बच्चों, ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए।